नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर मॉडर्न हिस्ट्री चालू करो, आधुनिक इतिहास पढ़ाओ। तो नया टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन। बात की जाए एक शब्द विशेष पर, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय। अगर भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के समय में घटनाक्रमों को हम देखते हुए चलें तो बात शुरू होती है अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। मुख्य रूप से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति का जब विश्लेषण किया गया, अलग अलग विद्वानों के निष्कर्ष निकाले गए, तो इसे अधिकांश विद्वानों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर ही संतुष्ट कर दिया। श्री वी डी सावरकर इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। परंतु कहीं भी एक बेंजामिन डिज़राइल के अलावा किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय है। और निश्चित सी बात है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय हुआ भी नहीं था, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में सिमट कर रह गया था। 1857 की क्रांति के बाद में देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत होती है 1885 में और यह चलता है 1947 तक। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दे की बात यह है कि 1857 में जब क्रांति हुई तो वो पूरे देश में नहीं फैली। और अगर बात की जाए 1885 की, तो 1885 तक आते आते ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इसके बाद में अगर कोई भी घटनाक्रम होता तो वो पूरे देश में जारी होता। जैसे आपने खुद ने देखा होगा, बंगाल विभाजन हुआ था, उसका विरोध पूरे देश में हुआ है। फिर अगर हम मोटी मोटी बातें करें तो गांधी का असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये पूरे देश में चले हैं। तो ऐसा हो गया क्या, 57 से अगर 85 तक जाएं तो आप देख सकते हैं बीच में कितना समय मिला है, मात्र 28 साल। इन 28 साल में ऐसा क्या हुआ इस देश में कि राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई और पूरा देश एकजुट हो गया। इन्हीं कारणों को आज हमें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बात है मुख्य कि राष्ट्रवाद आया कहां से देश में। तो मैं एक बात आपको बताऊंगा कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हमने अंग्रेजों को भारत से भगाया था भी, पर एक इतने शक्तिशाली राष्ट्र को, इतने कुशल प्रशासकों को यहां से हमें भगाने में कैसे सफलता मिलती। तो वो एक कहावत है ना कि जो गड्ढा खोदेगा वही गिरेगा। कई बार हम क्या करते हैं, करना तो चाहते हैं भला और हो जाता है बुरा। अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थों पर ध्यान दिया और निजी स्वार्थों पर ध्यान देने के कारण वो उन्होंने हर काम सिर्फ इसी चीज को सोच करके ध्यान में रख करके किया कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का भला हो। हर चीज भारतीयों पर वो चीज लागू की जो अंग्रेजों का फायदा कर रही थी, परंतु वही हर चीज उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई। उन्हीं चीजों ने भारतीयों को राष्ट्रवाद की ओर प्रस्तुत कर दिया। जैसे हम देखें अंग्रेजों ने क्या क्या काम करवाए और किस कारण उन्हें बाहर जाना पड़ा, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो मैं राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण है, मुख्य कारण कि ये कारण है सबसे महत्वपूर्ण कारण रहे। इनमें सबसे पहली चीज तो देखी जाए तो सबसे मोटा काम था शिक्षा। अंग्रेजों ने भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना क्यों चाहते थे, क्यों किया शिक्षित? अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि इनको शिक्षा देकर के भला कर दिया जाए। समस्या यहां पर यह आ गई थी कि अंग्रेज एक इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र का प्रशासन चला रहे थे और यह प्रशासन उनसे शांतिपूर्वक नहीं चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे, क्षेत्र काफी बड़ा था। इस कारण अंग्रेजों ने सोचा कि हमें सहायक कर्मचारी के रूप में भारतीयों को ही काम में ले लेना चाहिए। अब भारतीयों को सहायक कर्मचारी के रूप में, एज ए लिपिक, बाबू के रूप, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए भारतीयों को इन्होंने अपने काम में लेना चाहा, पर भारतीय इनके किसी काम के नहीं थे, क्योंकि भारतीयों को इनका ज्ञान ही नहीं था। भारतीय इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से भी नहीं जुड़े हुए थे, भारतीय इनके डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं रखते थे, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा आती नहीं थी। इसलिए इन्होंने शुरू किया पूरे भारत में शिक्षा का माहौल, लोगों को शिक्षा की तरफ अग्रसर करना शुरू कर दिया।
युवाओं ने भी अंग्रेजी पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया। अब ध्यान दो, इन्होंने शिक्षा लागू की पूरे देश में। कैसे राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, देखो, शिक्षा लागू की पूरे देश में, किसी क्षेत्र विशेष में लागू नहीं की, तो पूरे देश का युवा पढ़ेगा। फिर उन्होंने अपनी शिक्षा पढ़ाना शुरू कर दिया, तो इन्होंने शिक्षा में हमें पढ़ाया लोकतंत्र के बारे में, और जबकि इन्होंने हमें दे रखा है राजतंत्र। आई बात समझ में आपको? पूरे देश का युवा पढ़ रहा है लोकतंत्र और झेल रहा है राजतंत्र, तो पढ़ने वाले लोगों का, पढ़े लिखे युवकों का, सबका मानसिक विचारों की तुलना की जाए तो मानसिक सोच एक जैसी होगी। प्रत्येक युवा ने सोचा कि यार ये चीज बढ़िया है, हमें ये क्यों नहीं मिल रही। अब चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे गुजरात का हो, जो भी युवक पढ़ेगा उसको लोकतंत्र और राजतंत्र में भेद करना आएगा, और सबके एक जैसी विचारधाराएं उमड़ेगी कि क्यों ना हम भी लोकतंत्र ले। यही शिक्षा देना इनके लिए खतरनाक साबित हो गया। भारत के लोग समझने लग गए कि है क्या वास्तविकता। फिर अगला देखो, अगला कारण निभाया राष्ट्रवाद के उदय में समाचार पत्रों ने। अंग्रेजों ने अपनी सुविधाओं के लिए अंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रचलन करवाया। सिर्फ किस लिए? ताकि पूरे देश में समाचार पत्र फैलें और अंग्रेज उनको इसलिए पढ़ें कि कहाँ कहाँ देश में ब्रिटिश प्रशासन में कहीं कोई दिक्कत है तो हम भी सावधान रहें, वैसी दिक्कत हमारे सामने ना आए। अब समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि जैसे बंगाल में भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों ने उनका अनैतिक तरीके से दमन कर दिया है। अगले दिन अखबार में खबर छपेगी, अंग्रेजों ने खबर छापी कि भैया हमारे यहाँ बंगाल में ऐसा विद्रोह हुआ है और हमने दमन कर दिया, तुम भी ध्यान रखना। पूरे देश में छाप दिया। अब यही शिक्षित युवक इस समाचार पत्र को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि बंगाल के लोगों का विरोध वाजिब था और इन्होंने जानबूझ करके इसका दमन किया। पूरा देश इस घटना का विरोध करेगा। यही होगा राष्ट्रवाद। फिर आगे ध्यान देना, इन्हीं समाचार पत्रों से भारतीय युवा प्रभावित हुए और भारतीय युवाओं ने अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा शिक्षा का माहौल नहीं था कि हर कोई अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ ले। तो जो युवा थे हमारे पढ़े लिखे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करें ताकि हर आदमी उस समाचार पत्र को पढ़े और अंग्रेजों के बारे में, उनकी वास्तविकता के बारे में जान सके। और यही इनके लिए सर्वाधिक नुकसानदायक रहा, क्योंकि स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने देश में राष्ट्रवाद के उदय में सर्वाधिक भूमिकाओं में एक कारक माना जाता है। फिर आगे ध्यान देना, शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा देना प्रारंभ किया और इसी के कारण भारतीय युवाओं के दिमाग पर सर्वाधिक प्रभाव डाला अंग्रेजी साहित्य ने। यह पूरी दुनिया को पता है, हर पढ़े लिखे विद्वान को पता रहता है कि अंग्रेजी साहित्य वास्तव में एक उन्नत साहित्य है। अंग्रेजी साहित्यकारों की मानसिक विचारधाराएं अनंत स्वतंत्रता की ओर है और उन्हीं की स्वतंत्रता की विचारधाराओं को जानकर भारतीय युवा प्रेरित होते हैं। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, अंग्रेजी साहित्य के अलावा अंग्रेजों की नस्ल भेद की नीति। अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, भारतीयों को तुच्छ मानते थे। उनका मानना था कि गोरे रंग के लोग ही श्रेष्ठ होते हैं, काले रंग के लोगों पर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। नस्ल भेद को समझने लग गए भारतीय युवा। नस्ल भेद के आधार पर इन्होंने प्रशासन में भी ऊंच नीच का भेदभाव किया भारतीयों के साथ। फिर आगे ध्यान देना, नस्ल भेद के अलावा इनकी जो कमियां रही है, अंग्रेजों ने क्या क्या किया। इसी समय भारतीयों को राष्ट्रवाद की ओर उदय करने वाला कारण था प्रशासनिक एकता। अंग्रेजों की प्रशासनिक एकता से प्रभावित होते हैं भारतीय युवा। इसके अलावा अंग्रेजों की शोषण की नीति,
अंग्रेज भारतीयों का बराबर शोषण कर रहे थे। यहां से रुपया लूटते और ले जाते ब्रिटेन। ब्रिटेन के खजाने भरने की नीतियां, इन नीतियों ने अंग्रेजों की, इन्हीं नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है लॉर्ड लिटन की नीतियों को। लॉर्ड लिटन ऐसी नीतियां लेकर के आया कि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन को ही डुबो दिया। सबसे पहला कारण, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन करवाना। 1877 में पूरा देश अकाल से जूझ रहा था और इस समय लॉर्ड लिटन दिल्ली में एक दरबार का आयोजन करवाता है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये रुपए पूरे के पूरे भारतीय जनता से वसूले गए रुपए थे। लॉर्ड लिटन ने अकाल के समय में जनता की मदद करने की बजाय दरबारों का आयोजन करवाना शुरू कर दिया। इसी दिल्ली दरबार आयोजन का विरोध होता है पूरे देश में। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में लॉर्ड लिटन की इस नीति का विरोध किया जाता है। तब लॉर्ड लिटन इन्हीं को दबाने के लिए एक नया अधिनियम वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के लिए था। इसमें क्या प्रावधान करवाया, अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस की फीस जो थी उससे 2 गुना ज्यादा फीस लगेगी स्थानीय भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए। इसके अलावा शर्त यह है कि स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाला अगर कोई भी समाचार पत्र ब्रिटिश प्रशासन की निंदा करता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और साथ ही साथ उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। भेदभाव, अंग्रेजी समाचार पत्र से आधी फीस वसूल रहे हैं और उन्हें स्वतंत्रता है कि तुम चाहे जैसा जो भी है वो लिखो, और स्थानीय भाषा का समाचार पत्र 2 गुनी फीस देगा और फिर भी विचारों में बंद कर लिखना पड़ेगा। राष्ट्रवाद का उदय 1878 का आर्म्स एक्ट, हथियारों के ऊपर भारतीयों को हथियार रखने के लिए कड़े नियमों और प्रावधानों से गुजारना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को हथियार लेने पर कोई दिक्कत नहीं होती थी। ICS परीक्षा समझ गए होंगे आप, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा। ICS परीक्षा की आयु को घटाकर कम कर दिया। ICS परीक्षा की न्यूनतम आयु हुआ करती थी 21 वर्ष और इसे घटाकर लॉर्ड लिटन कर देता है 19 वर्ष। पहली बात तो ICS की परीक्षा के लिए योग्यता की आवश्यकता होती थी स्नातक। भारत में शिक्षा का इतना स्तर नहीं था। भारतीय युवा स्नातक की शिक्षा प्राप्त करते करते वो 19 वर्ष से पार निकल जाया करता था इस समय। अब वो परीक्षा में कैसे बैठेगा? सीधी सी बात थी, भारत की प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को लेना ही नहीं है ताकि प्रशासन में हमारे टांग नहीं रहे। अब इनको लेना नहीं है तो एक ही तरीका कर देते हैं, बोले इनकी आयु में कमी कर दो। ये लॉर्ड लिटन के ये 4 चीजें भारतीयों में सबसे ज्यादा रोष प्रकट करवाती है। इनका पूरे देश में विरोध होता है और यही कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है। फिर आगे ध्यान देना, तात्कालिक इतिहास में अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद के उदय का सबसे मोटा कारण आया था लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद क्या है वो ध्यान देना। इल्बर्ट बिल विवाद क्या हुआ था? यह था न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ एक बिल। न्यायिक प्रणाली से जुड़ा हुआ बिल क्या था? इस बिल के पारित होने से पहले नियम यह था कि प्रेसिडेंसी से बाहर अगर किसी अंग्रेज पर कोई मुकदमा लगता है तो उस अंग्रेज के मुकदमे की सुनवाई सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश ही करेगा।
आई बात समझ में। प्रेसिडेंसी से बाहर अगर किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलता है तो उस मुकदमे की सुनवाई सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश ही करेगा। तो निश्चित सी बात है, अंग्रेज पर मुकदमा है और सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश कर रहा है तो फैसला अंग्रेज के पक्ष में आएगा। रिपन ने पहली बार उदारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सर पीसी इल्बर्ट के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और पीसी इल्बर्ट ने अपना बिल जारी किया 1883 में। और बिल में क्या घोषणा हुई कि प्रेसिडेंसी के बाहर भी अगर किसी अंग्रेज पर मुकदमा चलता है तो उसकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकता है। अब देखो यहां पर ये चीजें स्पष्ट होती है कि अगर प्रेसिडेंसी के बाहर भी भारतीय न्यायाधीश सुनवाई कर लेंगे तो निश्चित सी बात है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके देंगे। अगर अंग्रेज गलत है तो अंग्रेज को सजा मिलेगी, भारतीय गलत है तो भारतीय को सजा मिलेगी। और अब देखो यहां पर क्या कबाड़ा होता है। जैसे ही इल्बर्ट बिल आता है ब्रिटिश व्यापारियों में भगदड़ मच गई कि अगर भारतीय न्यायाधीश हमारी सुनवाई करने लग गए तो फिर हमारी बेईमानी तो नहीं चलेगी। सूरत के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के एंग्लो इंडियन डिफेंस नामक एक संगठन बनाया और धरना दे दिया लॉर्ड रिपन के कार्यालय के सामने। लगभग 15 दिन के धरने के बाद में लॉर्ड रिपन झुकने को मजबूर होता है और लॉर्ड रिपन इसी इल्बर्ट बिल में जरा सा परिवर्तन करता है, परंतु वह थोड़ा सा परिवर्तन ही इसके मूल स्वरूप को बदल कर रख देता है। थोड़ा सा परिवर्तन क्या करता है? परिवर्तन यह करता है कि प्रेसिडेंसी के बाहर अंग्रेज मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं, परंतु अगर उस अंग्रेज को यह लगे कि वह इस सुनवाई से संतुष्ट नहीं है तो जूरी की मांग कर सकता है। जूरी यानी 2 या 2 से अधिक न्यायाधीश, और जूरी की मांग करेगा तो जूरी में आएंगे अंग्रेज न्यायाधीश और फैसला 2-1 के बहुमत से आएगा और अंग्रेज जीत जाएगा। जूरी की मांग करने का मतलब जो बिल बनाया है उसका पूरा का पूरा मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। जिस दिन इल्बर्ट बिल के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया, भारत का प्रत्येक युवा प्रभावित होता है कि यार जब 50-60 व्यापारी मिलकर लॉर्ड रिपन को झुका सकते हैं तो हम 30-40 लाख युवा मिलकर इनको भारत से क्यों नहीं भगा सकते। यह था सबसे भयंकर कारण तात्कालिक इतिहास में। इल्बर्ट बिल विवाद ने भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रेरणा दी। बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण जब ब्रिटिश प्रशासन पर चारों ओर से प्रहार हो रहे थे तो ब्रिटिश प्रशासन ने अपने सुरक्षा कवच के रूप में स्थापना करवाई थी कांग्रेस 1885 में। अंग्रेज कांग्रेस की स्थापना अपने सुरक्षा कवच के रूप में करवाते हैं, परंतु यही सुरक्षा कवच उनके लिए सबसे बड़ा संकट बनकर के सामने आता है। कांग्रेस के बारे में यही कहूंगा कि तात्कालिक इतिहास में राष्ट्रवाद की भावनाओं में उस जलती हुई अग्नि में घी का काम कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस राष्ट्रवाद की भावना को सर्वाधिक बढ़ावा देती है। किस प्रकार से देती है कांग्रेस, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपसे इस वीडियो के बारे में आपसे राय मांगना चाहूँगा कि आपको राष्ट्रवाद के उदय के कारण समझ में आए या नहीं आए। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए। फॉलोअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। और आप जो अपने कमेंट्स है वो मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ये मेरे नंबर है, इनके ऊपर आप मुझे मैसेज करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।